आज कैंसर से लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं। हम लोग सुनते हैं कि कैंसर से आदमी मर रहा है, कैंसर का कोई सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं है। तो आखिर कैंसर होता क्यों है, कैंसर है क्या, इस चीज को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। कैंसर बहुत ही भयानक डिजीज है और हम सभी को पता है कि कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स यदि किसी पर्सन को कैंसर है तो उस पर्सन से दूसरे पर्सन में कैंसर नहीं फैलेगा। ओके, मिलियंस ऑफ पीपल्स को कैंसर हो रहा है, जिसमें से कि पर ईयर बहुत सारे लोग कैंसर से मर जा रहे हैं। ओके, तो इसलिए कैंसर के बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू नो अबाउट कैंसर। कैंसर को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारे बॉडी में सेल्स होता है, सेल्स के जो ग्रुप्स होता है, सेल्स के ग्रुप में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन बहुत ही कंट्रोल वे में होता है। जो सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है, सभी सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये जो कांटेक्ट सेल्स है इसमें ग्रोथ होगा और ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी होगा। डिफरेंशिएशन मीन्स कुछ सेल्स ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ओके, तो दैट इज डिफरेंशिएशन। तो सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन जो कांटेक्ट में है उसका बहुत ही कंट्रोल वे में होता है, रेगुलेटेड वे में होता है नॉर्मल सेल्स का। ओके, सेल्स में सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने के बाद इसका ग्रोथ और डिफरेंशिएशन बहुत ही कंट्रोल वे में हो रहा है। इसको बोला जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन क्या हुआ, व्हाट इज कांटेक्ट इनहिबिशन? जो कांटेक्ट सेल्स है, सेल्स कांटेक्ट विथ अदर सेल्स इनहिबिट द अनकंट्रोल ग्रोथ। यदि सेल्स दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में है तो ये अनकंट्रोल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। ओके, तो अनकंट्रोल ग्रोथ को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कांटेक्ट इनहिबिशन। ओके, कांटेक्ट इनहिबिशन क्यों बोले? ऐसे सेल्स जो कांटेक्ट में है दैट इनहिबिट अनकंट्रोल ग्रोथ। ओके, तो अनकंट्रोल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कांटेक्ट इनहिबिशन। सेल के इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन जब किसी पर्सन को कैंसर होगा ड्यू टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये हम लोग आगे में देखेंगे, किसी भी वजह से यदि कैंसर हुआ तो इसमें, इस सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाता है। ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब क्या होगा, तब अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगा। यहाँ पे इतना एरिया में ही ग्रो होना चाहिए, लेकिन तब ये आगे फैल जाएगा, बहुत ज्यादा तक फैल जाएगा। ओके, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगा। इसी को हम लोग ट्यूमर या फिर न्यूप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। ट्यूमर या फिर न्यूप्लास्टिक सेल्स। ओके, ग्रुप ऑफ अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड ट्यूमर और न्यूप्लास्टिक सेल्स। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही लोकेटेड होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह में स्प्रेड नहीं होता है। ओके, तो benign tumor remain confined to its original location and do not spread to other parts of the body. ओके, और malignant tumor जो है, malignant tumor यदि बॉडी के किसी पार्ट्स में हुआ तो ये बॉडी के डिस्टेंट पार्ट्स में मूव करेगा, स्प्रेड हो जाएगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा और वहां पे जाके लॉक्ड होगा और लॉक्ड होने के बाद फिर न्यू ट्यूमर फैला देगा। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है ट्यूमर सेल्स की एक जगह से दूसरे जगह जाने की, इसको बोला जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर सेल्स टू स्प्रेड टू द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी।
ओके, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी ही कैंसर का बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। यदि किसी एक पार्ट, बॉडी के किसी एक पार्ट में कैंसर हुआ है और ये मैलिग्नेंट कैंसर है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है, तो जिसकी वजह से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाता है। दैट्स व्हाई मैलिग्नेंट ट्यूमर इज वेरी डेंजरस, जो कि बेनाइन ट्यूमर में ऐसा नहीं होता है। बेनाइन ट्यूमर्स में मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता है। ओके, इट डज नॉट शो मेटास्टेसिस। ओके, अब सुनिए, जो ट्यूमर सेल्स है, सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं और ये कुछ ट्यूमर सेल्स हैं, कितना ट्यूमर सेल्स है। ओके, ट्यूमर सेल्स में यदि ये बेनाइन ट्यूमर है, तो बेनाइन ट्यूमर अपने सराउंडिंग सेल्स को डैमेज नहीं करेगा। ओके, बेचारा सीधा साधा बच्चा है, ये खुद डैमेज है लेकिन सराउंडिंग सेल्स को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये सराउंडिंग सेल्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो जो हमारे बेनाइन ट्यूमर है डू नॉट इन्वेड और डैमेज सराउंडिंग सेल्स और टिश्यू। ओके, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेडिंग और डैमेजिंग सराउंडिंग टिश्यू और सेल्स। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है ये बॉडी के एक ही पार्ट में होता है, तो बॉडी के किसी भी पार्ट में है तो इसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। तो यदि सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज लेस हार्मफुल, ये उतना हार्मफुल नहीं होता है, तो इसलिए इसको नॉन कैंसरस ट्यूमर भी बोला जाता है। जबकि यदि हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, मैलिग्नेंट ट्यूमर एक्चुअली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाता है, तो डिफरेंट पार्ट्स में फैल गया तो सभी पार्ट से सर्जिकली रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर डू नॉट सर्जिकली रिमूव्ड, या फिर बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज डिफिकल्ट बाय सर्जिकल मेथड। ओके, और मैलिग्नेंट ट्यूमर ही एक्चुअल में कैंसरस ट्यूमर होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, कैंसर अलग अलग टिश्यू में होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ टिश्यू, किस टिश्यू में कैंसर हुआ है, इस बेसिस पे कैंसर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा 3 टाइप्स का होता है? एक होता है कार्सिनोमा, और दूसरा होता है सार्कोमा, और तीसरा होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ही लिम्फोमास भी बोला जाता है। ओके, तो ये 3 तरह का कैंसर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ टिश्यू, मतलब कैंसर किस टिश्यू में हो रहा है, इस बेसिस पे कैंसर 3 तरह के होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा क्या होता है? व्हाट इज कार्सिनोमा? यदि इपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो या फिर इंटरनल ऑर्गन्स के इपिथेलियल लाइनिंग में कैंसर हो, तो ऐसे कैंसर को कार्सिनोमा बोला जाता है। इपिथेलियल टिश्यू जैसे स्किन, स्किन में यदि कैंसर हो जाता है तो दैट इज कार्सिनोमा। स्किन के अलावे इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे यदि हम लोग बात करें ब्रेन, ब्रेन में कैंसर होता है। कार्सिनोमा के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे ब्रेन कैंसर या फिर ब्रेन ट्यूमर, ये कार्सिनोमा होता है। इसके अलावे ओरल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, क्लोनल कैंसर, लंग कैंसर, सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मिलेनोमाज या फिर मिलेनोकार्सिनोमाज, these are different types of कार्सिनोमा। ओके, ये सभी इपिथेलियल कैंसर है। ब्रेन कैंसर ब्रेन में होता है, ओरल कैंसर माउथ में होते हैं, जनरली जो टोबैको यूज करता है,
या फिर स्मोक करता है उसमें ओरल कैंसर होने की संभावना होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक कैंसर या फिर इसी गैस्ट्रिक कैंसर को ही स्टोमैक कैंसर भी बोला जाता है, स्टोमैक कैंसर। इसके अलावा कोलोनल कैंसर, जो हमारे कोलोन होता है, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कोलोन होता है, कोलोन में भी कैंसर होने की संभावना होता है। ओके। इसके अलावा लंग कैंसर, लंग कैंसर मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, तो जनरली ये मेल में ज्यादातर होते हैं। ओके। लंग कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन मेल, और ये होता है स्मोकिंग की वजह से। लंग कैंसर जनरली स्मोकिंग की वजह से होता है। सर्विकल कैंसर ये फीमेल में कॉमन है, सर्विकल कैंसर ज्यादातर फीमेल में होता है। और ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी फीमेल में होता है। ओके। प्रोस्टेट कैंसर ये मेल में कॉमन होते हैं, मेल, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में ही पाया जाता है। ओके। और ज्यादातर ह्यूमन में, वर्ल्ड में देखा गया है कि इट इज मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड, प्रोस्टेट कैंसर ज्यादातर वर्ल्ड में देखा गया है। ओके। मेल में प्रोस्टेट कैंसर और लंग कैंसर ये कॉमन है, और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर ये दोनों कैंसर फीमेल में कॉमन है। और मिलेनोमाज या फिर मिलेनोकार्सिनोमाज ये स्किन कैंसर है। स्किन कैंसर मीन्स हमारे स्किन में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाया जाता है जिसको बोला जाता है मिलेनोसाइट्स। कौन सा सेल्स? मिलेनोसाइट्स। ओके। जब मिलेनोसाइट्स में कैंसर होता है तो उसी कैंसर को बोला जाता है मिलेनोमाज या फिर मिलेनोकार्सिनोमाज। ओके। सार्कोमाज एक सॉलिड कैंसर होता है। सॉलिड कैंसर मीन्स ये कैंसर जनरली स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में होता है या फिर मस्कुलर टिश्यू में होता है। ओके। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, एक बोन होता है, एक कार्टिलेज होता है। तो बोन में भी कैंसर हो सकता है, कार्टिलेज में भी कैंसर हो सकता है, और मस्कुलर टिश्यू में भी कैंसर होता है। इसके अलावे जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड में भी कैंसर हो सकता है। ओके। तो जो लिम्फ नोड में कैंसर होता है इसको बोला जाता है लिम्फोसार्कोमा। ओके। और बोन में जो कैंसर होता है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोसार्कोमा। मसल्स कैंसर को बोला जाता है मायोसार्कोमा। ओके। तो ये जो सार्कोमा होता है ये ह्यूमन में बहुत ही रेयर होता है, रेयर इन ह्यूमन। ओके। लगभग टोटल कैंसर में से 1% कैंसर ही सार्कोमाज होता है। ओके। अब हम लोग ल्यूकेमिया की बात करते हैं या फिर लिम्फोमाज की। ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमाज ये ब्लड कैंसर होता है, ब्लड सेल्स में कैंसर या फिर इम्यून सिस्टम के सेल्स में कैंसर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि कैंसर आखिर होता किसकी वजह से है। कैंसर फिजिकल एजेंट से हो सकता है, केमिकल एजेंट से हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल एजेंट से हो सकता है। किसी भी एजेंट से कैंसर हो, जिस एजेंट से कैंसर होता है दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजेन। इसको हम लोग बोलेंगे कार्सिनोजेन। ओके। कार्सिनोजेन क्या हो गया? एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट which cause cancer that is called कार्सिनोजेन। अब हम लोग कार्सिनोजेन देखेंगे, फिजिकल कार्सिनोजेन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके। कार्सिनोजेंस फिजिकल एजेंट्स हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, केमिकल एजेंट्स हो सकता है, और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकता है जो कैंसर को काउज करे। ओके। रेडिएशन में जैसे दो रेडिएशन होते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है एक्स रे और गामा रे होता है। मतलब एक्स रे और गामा रेज से भी
कैंसर उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो इसलिए जनरली एक्सरे, बॉडी का हम लोग एक्सरे करवाते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में एक्सरे नहीं करवाया जाता है जल्दी, ओके, क्योंकि ज्यादा एक्सरे या फिर गामा रेज बॉडी में कैंसर काउज कर सकता है, ओके। इसके अलावा जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन भी कैंसर को काउज कर सकता है। बहुत सारे कैंसर होते हैं जो यूवी रेडिएशन की वजह से होता है। हम लोग हिरोशिमा के बारे में सुने हैं, हिरोशिमा या फिर नागासाकी, जहाँ पे ये जापान में है, जापान में हिरोशिमा है और नागासाकी है, जहाँ पे एटम बम गिराया गया था और एटम बम से बहुत सारे रेडिएशन निकले थे। बोला जाता है कि वहाँ पे अभी भी लोगों में कैंसर होने की संभावना होती है, लगभग 5 टाइम्स ज्यादा कैंसर होने की संभावना होती है, 5 टाइम्स ज्यादा कैंसर होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी भी रेडिएशन निकल रहा है। एटम बम गिरने की वजह से वहां जो रेडिएशन हुआ, उस रेडिएशन से कैंसर होने की संभावना हिरोशिमा और नागासाकी में ज्यादा है, ओके। तो इसलिए वहां के लोग ज्यादातर कैंसर से सफर कर रहे हैं। तो एक्सरे, गामा रे, यूवी रेडिएशन, दीज आर काउज ऑफ कैंसर। केमिकल एजेंट्स देखते हैं। केमिकल एजेंट्स जैसे हम लोग टोबैको स्मोक करते हैं, तो टोबैको में एक्चुअली केमिकल चीजें प्रेजेंट होता है विच कैन काउज कैंसर, ओके। तो दैट इज केमिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कैंसर काउज कर सकते हैं। ऐसे वायरस विच कैन काउज कैंसर दैट इज कॉल्ड ओंकोजेनिक वायरस। ऐसे वायरस को हम लोग ओंकोजेनिक वायरस कहते हैं और ये बायोलॉजिकल एजेंट हुआ। और इस वायरस में जो जीन होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर दैट इज कॉल्ड ओंकोजीन्स। ऐसे जीन को हम लोग ओंकोजीन बोलते हैं। ह्यूमन सेल में भी, ह्यूमन के नॉर्मल सेल में कुछ ऐसे जीन प्रेजेंट होते हैं जो सर्टेन कंडीशन में एक्टिवेट हो सकते हैं और एक्टिवेट होकर के कैंसरस सेल में चेंज हो सकता है। ऐसे जीन को प्रोटो ऑन्कोजीन बोला जाता है या फिर सेलुलर ऑन्कोजीन बोला जाता है। सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन, नॉर्मल ह्यूमन सेल में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं विच एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन एंड कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब नॉर्मल सेल में ऐसे जीन होते हैं जो कुछ सर्टेन कंडीशन में कैंसर सेल में चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जीन है, ये सेल है और इस सेल के अंदर जीन है, इसको यदि कोई कार्सिनोजेन मिल गया, मान लीजिए टोबैको स्मोक मिल गया, तो देन इट कैन चेंज इनटू कैंसरस सेल, ओके। तो ऐसे जीन को बोला जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन या फिर सेलुलर ऑन्कोजीन, ओके। और ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है ये चेंज हो जाएगा ऑन्कोजीन में, ऑन्कोजीन्स, जब इसको कोई कार्सिनोजेन एक्टिवेट करेगा, ओके। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कैंसरस, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट एजेंट्स ऑफ कार्सिनोजेन, ओके। कैंसर को डिटेक्ट और डायग्नोस कैसे करेंगे? डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर को डिटेक्ट और डायग्नोस करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके अलावा एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ये सभी कुछ टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम लोग कैंसर सेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या होता है। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में टिश्यू लिए जाते हैं या फिर कोई ब्लड सेल्स लिए जाते हैं। किसी भी
टिश्यू के स्मॉल पीस को थिन सेक्शन में कट किया जाता है। मान लीजिए ये टिश्यू है, बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, ये टिश्यू है, इसके स्मॉल पीस को कट करेंगे थिन सेक्शन में, और इस टिश्यू को स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है। कलर करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है बाय अ पैथोलॉजिस्ट। जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा टिश्यू, कट किए हुए टिश्यू को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि इसमें कैंसर है या नहीं है। यदि सेल काउंट इंक्रीज हो गया है, सेल काउंट इंक्रीज मीन्स सेल का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो फिर पैथोलॉजिस्ट बताते हैं कि सेल में कैंसर है। और ऐसा देखा जाता है जनरली ल्यूकेमिया में, ल्यूकेमिया में इस टेस्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। इसके द्वारा हम लोग कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, सीटी। कंप्यूटर टोमोग्राफी में एक्स रे का यूज किया जाता है, और एक्स रे का यूज करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि किसी सेल में कैंसर है या नहीं है। ओके, इसके अलावे MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अलावे यूवी रेडिएशन का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कर करके हम लोग कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करते हैं। ओके, इसके बाद आ जाइए एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। कुछ एंटीजन होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं विच कैन काउज कैंसर, तो उस कैंसर के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर किया जाता है, और एंटीबॉडी के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनिज्म में कैंसर है या नहीं है। तो इस मेथड को बोला जाता है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। इसके अलावे कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कुछ टेक्निक्स भी यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जनरली ऐसे सेल्स को डिटेक्ट किया जाता है जो कैंसर इनहेरिटेबल होता है, मतलब कैंसर को इनहेरिट कर सकता है। ऐसे सेल्स का डिटेक्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ टेक्निक्स के थ्रू ऐसा सेल से डिटेक्ट किया जाता है, और ऐसे सेल्स को पहले ही यदि डिटेक्ट हो गया तो ऐसे सेल्स के अगेंस्ट हम लोग पहले ही एक्शन ले लेते हैं। जैसे कुछ सेल्स होते हैं जो टोबैको के थ्रू कैंसर में चेंज हो जाता है, टोबैको स्मोक के थ्रू। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे इंडिविजुअल्स को टोबैको स्मोक के लिए मनाही किया जाता है। डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइस दिया जाता है टू अवॉइड द टोबैको स्मोकिंग। ओके, जिससे कि जो सेल्स है दैट कैन नॉट चेंज इनटू द कैंसरस सेल। ओके, तो दीज आर द सम टेक्निक्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। और कैंसर का डिटेक्शन जितना अर्ली डिटेक्शन हो जाए वो उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि यदि अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो हम लोग कैंसर को सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। ओके, उसको हम लोग सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। और यदि अर्ली डिटेक्शन ना हो तो बाद में ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में चेंज हो सकता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो ये हो गया डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर देखते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है? एक्चुअली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं। ओके, लेकिन फिर भी जो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कैंसर का, तो अर्ली डिटेक्शन होने के बाद कैंसर सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है। कैसे ट्रीट किया जा सकता है? तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, दीज आर द सम टेक्निक्स टू ट्रीट द कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के ये कुछ टेक्निक्स हैं। सर्जरी में जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसको डायरेक्ट सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, उसका सर्जरी करके बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी को ही रेडिएशन थेरेपी भी बोला जाता है, या फिर इसी को इरेडिएशन थेरेपी भी बोला जाता है। और इसको
एक्स रे थेरेपी भी। केमोथेरेपी में केमोप्यूटिक्स ड्रग्स का यूज किया जाता है, और जो केमोप्यूटिक्स ड्रग्स होते हैं ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कैंथेरेंथस रोजियस। कैंथेरेंथस रोजियस का ही दूसरा नाम होता है मेडागास्कर पेरीविंकल। ओके, मेडागास्कर पेरीविंकल या फिर कैंथेरेंथस रोजियस प्लांट से केमिकल प्राप्त होते हैं विनक्रिस्टिन या फिर विनब्लास्टिन। इसका यूज किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ओके, तो इसको बोला जाता है केमोथेरेपी, केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो ज्यादातर कैंसर कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है, कॉम्बिनेशन थेरेपी से ज्यादातर कैंसर को ट्रीट किया जाता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी मीन्स सर्जरी, रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी तीनों को कंबाइन करके कैंसर का ट्रीट किया जाता है, तो इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन थेरेपी। ओके, इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी भी होता है। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रैक्ट करने में अनेबल होता है। मतलब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को डिटेक्ट नहीं करता है। जैसे नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स को भी डिटेक्ट नहीं करेगा, उसी तरह कैंसरस सेल्स को भी डिटेक्ट नहीं करता है। तो जब कैंसर सेल्स को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, क्या हमारे इम्यून सिस्टम कैंसरस सेल्स को मारेगा? नहीं मारेगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दिया जाता है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर which activate the immune system to detect and destroy the cancerous cell. Okay, तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और इम्यून सिस्टम कैंसरस सेल को डिटेक्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। ओके, जैसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर का एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ओके, तो दीज आर द सम टेक्निक्स बाय विच वी कैन ट्रीट द कैंसर। ओके, आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।